नमस्कार दोस्तों, यशदीप खबर में आप लोगों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तैयारियां उफान पर हैं और आज हमारे साथ में हैं सतीश जी गजराज। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने छात्र नेता के तौर पर राजनीति का शुरुआत किया और उसके बाद में भी राजनीति में सक्रिय हैं। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप किन किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ इसमें लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, ये दो सवाल आपके हो गए। पहला तो छात्र राजनीति से शुरू कर रहे हैं आप बात। तो उसमें मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ। मेरे फादर सीआरपीएफ में थे, फौज में थे, और मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ का स्टूडेंट रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई सोच समझ के नहीं आए। गवर्नमेंट कॉलेज की मांग उस समय जब मैं झुंझुनू में एडमिशन लिया तो बड़ी ज़ोरों से चल रही थी, और उसमें सबसे पहले हमने पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे जो भी कोई कॉलेजेस की बातें होती थी, कोई स्कूल कॉलेजों में कोई समस्याएं होती थी, उन सभी समस्याओं को लेकर के स्कूल के प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से या प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते थे, उस समाधान का प्रयास करते थे। धीरे धीरे ये पता नहीं चला कि कब छात्र नेता हो गए। और छात्र राजनीति के बाद में जब मूल धारा की राजनीति में आए तो जिला परिषद का चुनाव 2010 में पहली बार लड़ा। उस समय किसी राजनीतिक दल में भी मैं होता नहीं था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। गांव ने सारे ने मिलकर तय कर लिया कि हमें चुनाव लड़ना है। सरपंच और पंचायत समिति के जो सीट थी वो दोनों रिजर्व थी। तो फिर जिला परिषद का ही चुनाव बचा, पूरे गाँव ने मिल के लड़ा उसका। पर लोगों का आशीर्वाद इतना मिला, जो काम कॉलेज के समय में किए, लोगों के लिए स्ट्रगल करते थे, कोई आंदोलन वगैरह होते थे उनके अंदर पूरा भाग लेते थे, लोगों की आवाज़ को उठाते थे। तो जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा और लगभग 10,000 वोटों के आसपास मैं चुनाव जीता, और वो जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया। उसके बाद में फिर ये एक मन में ये टीस रही कि भाई लोगों ने हमें एक सामान्य परिवार में पैदा हुए लड़के को विशिष्ट बनाया है, तो हमें उनके लिए काम करना है। फिर लगातार मूल धारा की राजनीति में काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे। 2 बार जनता ने मुझे जिला परिषद का मेंबर बनाया। पार्टी ने मुझे 2 बार युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, और मैंने जो दायित्व मुझे मिला उसका बखूबी पालन किया। और जो एक दायित्व जनप्रतिनिधि के रूप में और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मुझे ये लगता है कि ये काम करने चाहिए, वो मैंने ना किसी का दबाव कभी माना, ना कभी ये सोचा कि कैसे होगा। जो काम मुझे सौंपा गया पार्टी के द्वारा या जनता के द्वारा, उन कामों को मैंने बखूबी निभाया है। और जिला परिषद के अंदर मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जिला परिषद के मेंबर वोट डालने के बाद में कभी कभार झुंझुनू मीटिंग में बोलने के अलावा करते नहीं हैं, पर मैं प्रतिदिन गाँवों के अंदर जाता हूँ, प्रतिदिन लोगों की बात सुनता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ता है वो काम मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के कामों में मेरे जिला परिषद के वार्ड में मैंने पैरेलल एक काम करवाए हैं, चाहे वो एमएलए एमपी रहे हों, उनके पैरेलल मैंने गाँव में काम करवाया है। शुरुआती दौर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, अमूमन ये देखा जाता है कि शुरुआत में आपकी जो विचारधारा थी वो वामपंथी रही है। एक वामपंथी होने का आपके ऊपर ठप्पा भी है, तो किस प्रकार आप इसको देखते हैं? देखिए, जब मैं कॉलेज में हुआ उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि वामपंथ दक्षिणपंथ क्या है क्या नहीं है। केवल एक ही संगठन था ज़िले में जिसमें उसको वो संघर्ष समिति थी। राजेश बाबल जी, मनोज मील जी, पंकज धनखड़ जी, ये सारे हमारे सीनियर थे। मनोज मील आज कांग्रेस में हैं, राजेश बाबल जी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, और पंकज धनखड़ अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति कर रहे हैं। ये तीनों छात्र नेता पहले से हमसे सीनियर थे। सेकंड लीडरशिप में जैसे हम जैसे जो नए स्टूडेंट थे वो सारे थे, और उनकी संख्या हज़ारों में थी। और हमने केवल छात्र राजनीति इस विषय से शुरू की कि गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत हमें करवानी है झुंझुनू में, और उसमें हम लोग सफल भी हुए। भूख हड़ताल तक हमने करी कोर्ट के ऊपर, उस समय की सरकार के खिलाफ, उस समय के सांसद के खिलाफ खूब आंदोलन किए, और पूरे ज़िले के युवा इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े
कि जब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने झुंझुनू बंद का ऐलान किया तो पूरा जिला बंद हुआ। होना तो केवल हेडक्वार्टर चाहिए था, क्योंकि जिला मुख्यालय पे गवर्नमेंट कॉलेज की मांग कर, पर पूरा जिला हमारे साथ जुड़ा। तो उस समय ऐसे कोई विचार किस पार्टी से हैं, किसी पार्टी की बात नहीं थी, केवल एक था कि हम विद्यार्थी हैं और हमें सरकारी कॉलेज चाहिए। और उस समय छात्र राजनीति के अंदर संगठन, और ये तो बहुत, अभी झुंझुनू में कोई ऐसे संगठन होते नहीं थे। नॉर्मली ऐसे इकाई बनी होती थी, एसएफआई की है, ये एनएसयूआई की है, ये एबीवीपी की है, पर छात्र राजनीति में मूल जो था वो स्टूडेंट्स थे और उन स्टूडेंट्स के लीडर हम थे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आज आप सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जो है बीजेपी की टिकट के लिए कर रहे हैं, तो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किन मुद्दों को आप प्राथमिकता के साथ में लेना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे पानी की एक समस्या है जिसके लिए आपने भी आंदोलन किए हैं और कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुकी है, और इस समस्या का समाधान किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर के लगता हुआ विधानसभा है, जिसमें हरियाणा का नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली और लुआरू, ये चारों कस्बों का बॉर्डर बुआना को लगता है। अगर समस्याओं की बात करें तो आज़ादी के अब अमृत काल चल रहा है, 75 वर्ष इस देश ने पूरे कर लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का हमें सौगात मिली। उस समय की सरकार में डीपीआर बन के तैयार हो गई, और उसके बाद में 5 बरस अब ये सरकार हो गई, लगभग ये सरकार अपने अंतिम सांस ले रही है, और उसमें एक डीपीआर से आगे उसका एक टेक्निकली स्टेटमेंट तैयार नहीं होता है। 4.5 बरस में बजट के अंदर केवल और केवल कुंभाराम नाम आता है, उसके आगे उसका कितना पैसा, कहाँ से आना, कैसे बढ़ना, कोई कमिटमेंट नहीं करती है सरकार। और उस सरकार का जो प्रतिनिधि यहाँ पे है, जो 5 बार के विधायक हैं श्रवण कुमार, वो अभी गाँवों के अंदर जा रहे हैं और हथेलियाँ पीट के 3 बार कह रहे हैं कि मुझे आप विधायक बनाओगे, मैं पानी पिलाऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जनप्रतिनिधि, जब 5 बरस आपकी सरकार है, आपने डीपीआर से आगे केवल टेक्निकल स्टेटमेंट तक आप लेके नहीं गए। वो तो भला हो इस विधानसभा के पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों का, जिनको सबको मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया, सारे सरपंच साहिबान को, पंचायत समिति सदस्यों को, जिला परिषद सदस्यों को, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की जो समस्या है उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। मैं यहाँ के एसडीएम को भी धन्यवाद दूंगा इसके लिए। तो हमने उनको फ़ोन किया कि हमें कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, अलग बैठते हैं वो, उनको आप अपने दफ्तर में बुलाओ और हमें उनसे बात करनी है। एसडीएम ने उनको बुलाया, हम लोग समस्या के तय में जाने का प्रयास। बिल्कुल, हमने ये सोचा कि एक्चुअल में इसमें तकलीफ कहाँ आ रही है। जब उनसे पूछा तो बड़ा अचंभा हुआ कि तकनीकी स्वीकृति के कारण से 3 बार मीटिंगें आगे हो गई चीफ इंजीनियर की। तो फिर हमने उनको कहा भी आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बीएसआर के अंदर कुछ तकलीफ़ें आ रही थी, पहले की बीएसआर थी, ये बात थी। वो सारी की सारी तकलीफ़ों को लेकर के हमने उनको कहा कि आप तो कागज़ तैयार करो। हम लोग एक जनप्रतिनिधि मंडल, हमने चीफ इंजीनियर के वहाँ गए हम, और जाकर के उनको बताया कि आपके सिर्फ एक सिग्नेचर के कारण से सूरजगढ़ की कम से कम 3 लाख से ज़्यादा की जनता प्यासी मर रही है। और जब जाकर के हमारी तकनीकी स्वीकृति तैयार हुई है, यानी ये किसी कोई छाती पीटता है कि हम लेके आए, कोई नहीं। केवल इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो पंचायत राज के हैं, उन्होंने मेहनत की। हमने पिछले बजट के अंदर भी सूरजगढ़, बुहाना और सिगाना में तीनों जगह पे धरने किए, प्रदर्शन किए, राजस्थान की सरकार को झुकाने का प्रयास किया, और ये भी प्रयास किया कि भाई सरकार के पास उचित आवाज़ पहुँचे। हमने उनके चीफ मिनिस्टर के जो ओएसडी हैं देवाराम सैनी जी, उनको मेल करने के बाद में टेलीफोन करके और व्यक्तिगत 2 लोगों को भेज के कि ये चीज़ हमारी होनी चाहिए, अन्यथा हम इस सरकार के खिलाफ पूरा बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी आज सूरजगढ़ विधानसभा का अगर व्यक्ति प्यासा है
तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि ये राजनीतिक रूप जो लोग हैं, जो इन पदों पे रहे हैं, उन लोगों का फेलियर है कि सूरजगढ़ की जनता आज प्यासी है। अभी आपने हरियाणा जो सीमावर्ती हमारा राज्य है, स्टेट है, उसकी बात की, तो एक बात पे और हम बात करना चाहेंगे। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपराधिक जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और ऐसी वारदातें आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से आप इन अपराधों पर, इन वारदातों पे अंकुश लगाने के प्रयास करेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई संगठित अपराध नहीं है। हरियाणा नज़दीक होने के कारण से थोड़ी सी हमें ये दिक्कत ज़रूर होती है कि हरियाणा में कोई व्यक्ति अपराध करके राजस्थान में घुस जाता है और वो फिर यहाँ आकर के हमारे युवाओं के साथ में लेकर के और थोड़ा बहुत अपराध के अंदर यहाँ हमारे लड़कों को आगे लेके जाता है। पर यहाँ का युवा खेल में जाना चाहता है, नौकरी में जाना चाहता है, अपराध में जाने की नहीं। क्योंकि मेरे हर गांव के अंदर नौजवान मित्र हैं। कोई बच्चे को मैंने आज तक किसी भी युवा लड़के को या किसी भी नौजवान लड़के को मैंने अपराध की बात करते हुए और अपराध के अंदर बढ़ते हुए नहीं देखा है। हाँ, हल्की सी स्थिति जो है वो ये है कि ये जो सेटल्ड पॉलिटिशियन हैं, ये अपने काम निकलवाने के लिए कुछ युवाओं को ये पथ भ्रष्ट करते हैं और उसके कारण से हमारे बच्चों का जीवन खराब होता है। मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा, मैं बड़े जिम्मेदारी से नाम लेके कह रहा हूँ कि श्रवण कुमार जी के यहाँ आने के कारण से इस इलाके में 4-5 गैंग बन गई। उनमें कभी एक को अपने पास बुला लेते हैं, दूसरे को दूर कर देते हैं, दूसरे को बुला लेते हैं, पहले को दूर कर देते हैं और उन गैंग के कारण से हमारे यहाँ कम से कम मैं ये मानता हूँ 100 से ज़्यादा बच्चों का जीवन खराब हो गया। अब इनको उनकी उस परिवारों की हाय लगेगी जिसके एक बच्चा है और उसका बच्चा केवल इनकी सरपरस्ती के कारण से अपराध की तरफ चला गया। पर इसमें तो इनकी चलने हम देंगे नहीं। हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो तो भविष्य में और जनता के आशीर्वाद से होगा, पार्टी के हमारे ऊपर विश्वास से होगा। पर यहाँ का जो नौजवान है उसके साथ मेरा बहुत हार्टली अटैचमेंट है और मैं किसी भी नौजवान को मेरी क्षमता रहते हुए अपराध की तरफ नहीं जाने दूंगा। एक बात और, मुझे जब हम अपराध की बात ही कर रहे हैं तो सुनने में ये भी आता है कि आप भी सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। उस मामले की सच्चाई हम जानना चाहेंगे, क्या मामले हैं वो? बिल्कुल, देखिए, जो मेरे को आदतन अपराधी बोलते हैं हिस्ट्री शीट को, और आदतन अपराधी वो व्यक्ति होता है जो आदत से मजबूर हो अपराध करने के लिए। तो मेरे खिलाफ विभिन्न थानों में कॉलेज टाइम में झुंझुनू में गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की मांग को लेकर के हमने आंदोलन किया। रास्ता जाम का मुकदमा मेरे खिलाफ है। झुंझुनू की मोतीलाल कॉलेज के अंदर हमने फीस वर्दी के खिलाफ आंदोलन किया, है ना, उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। झुंझुनू के अंदर एक झुंझुनू एकेडमी स्कूल होती है, इन्होंने पहले एक कॉलेज खोला था और इन्होंने क्या किया, जब कॉलेज खोला उस समय तो इन्होंने कहा कि ये इधर समझपुर के पास में कॉलेज है कि शहर के जो बच्चे आएंगे उनसे हम पैसे नहीं लेंगे किराए का, वो शहर में ही मानेंगे। और जब एडमिशन हो गया उसके बाद में इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये तो किराया लगेगा। तो उस समय हमने वहाँ आंदोलन किया, तो वो क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था उस कॉलेज ने मेरे ऊपर मुकदमा किया। उसके बाद में चिड़ावा कॉलेज के अंदर 500 रुपये फीस बढ़ी, है ना। उस समय बड़ी तकलीफ थी, फसल भी ख़राब हो गई थी और हमने ये निवेदन किया कॉलेज के प्रशासन से कि साहब इस साल मत बढ़ाओ, आप नेक्स्ट ईयर आप बात करना। उन्होंने वो बात नहीं मानी। वहाँ जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, धक्का मुक्की के अंदर वो गेट गिरा, वो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज है। झुंझुनू के अंदर जब ये टोल टैक्स लगा लुहारू से लेकर के सीकर तक, जब इन्होंने 5 टोल टैक्स लगा दिए थे। लुहारू से निकलते एक टोल टैक्स था, सूरजगढ़ के पास एक टोल टैक्स था, नूनिया कोटड़ा में एक टोल टैक्स था और बीड़ में एक टोल टैक्स लगा दिया और फिर आपका ये पूरा की डाणी के पास एक टोल टैक्स। मतलब इतनी छोटी सी जगह में इतने टोल लगा दिए कि निकलते ही टोल। हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। मेरे खिलाफ नवलगढ़ थाने के अंदर, क्योंकि ढिगाल टोल के ऊपर मैं वहाँ पॉइंट पे था, मेरे नवलगढ़ के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया। इतने फिर एक अपने पुहानिया की पहाड़ी के अंदर अवैध खनन हो रहा था, लोग उस पहाड़ी को बेचना चाहते थे, हम लोगों ने रास्ता जाम किया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अगर ये सारे जो मुकदमे हैं, इन सारे के सारे मुकदमों में मैंने जनता की आवाज़ उठाई, मैंने जनता की लड़ाई लड़ी। मैं छात्र राजनीति के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने मेरे दायित्व का निर्वहन किया। अब होता क्या है
कि ये मुकदमे तो समय समय के साथ लगते गए। उसके बाद में मैं जिला परिषद का मेंबर बन गया और यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 8 से 13। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मैं जिला परिषद का मेंबर बना, निर्दलीय बना, 10,000 वोटों से बना, तो सामने वाले प्रत्याशी को तकलीफ हो गई। श्रवण कुमार जी उस समय एमएलए थे, सरकार इनकी थी, इनकी और कुछ नहीं चली। हमारी पंचायत समिति बुहाना के अंदर होटोक हुई, आपस के अंदर खूब ज़्यादा गहमा गहमी बनी, जिला परिषद की मीटिंग में भी गहमा गहमी हुई, तो इनके पास और तो कोई चारा बना नहीं। इन्होंने मेरे जिला परिषद के फॉर्म में भरे हुए जो मुकदमे थे उनमें से मुकदमे निकलवाए और वो तो क्योंकि मैंने मेरी सारी की सारी दे रखी थी, डिटेल थी, उसमें से इनका कोई चारा जब चला नहीं तो उस समय के एसएचओ, उस समय के डीएसपी और उस समय का एसपी, तीनों लोगों ने मिली भगत करके, स्टेट खोलने का एक तरीका होता है कि एसपी बोलता है अपने मातहत कर्मचारियों को, डीएसपी को या एसएचओ को कि फला फला व्यक्ति जो है वो आदत से मजबूर हो गया है, रोजाना मुकदमे कर रहा है, रोजाना अपराध कारित कर रहा है, तो इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमें इसको हिस्ट्री शीट की श्रेणी में लेना है। तो वहाँ से एक नोटशीट चलती है, वो नोटशीट एसएचओ के पास आती है, एसएचओ उसके ऊपर अपने रिकमेंड करके और फिर उसका डोजियर खुलता है, उसके सारे मुकदमों को मंगाया जाता है और मंगा करके खोला जाता है। और मेरे मामले में ये हुआ कि एक दिन में सारे के सारे मुकदमे और एसपी दफ्तर में और सब कुछ करके और बना के छोड़ना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में ही पहली हिस्ट्री शीट मेरी होगी जिसमें हिस्ट्री शीट में लिखा होता है कि आप ये जो अपराधी है ये किस प्रकार के अपराध कारित करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, किस प्रकार के अपराध कारित करता है। तो मेरी हिस्ट्री शीट को अगर आप आरटीआई में भी निकलवा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये भड़काऊ भाषण देता है और रास्ता जाम करता है। इस प्रकार की हिस्ट्री शीट राजस्थान में पहली मेरी है। तो ये तो मुझे कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ लड़ने का, यहाँ के विधायक पूर्व 5 बार के एमएलए श्रवण कुमार के अपराधों के खिलाफ या उनकी जो अन्याय और अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ने का मुझे एक तोहफा मान लो आप, वो उन्होंने दिया। मुझे कतई तकलीफ नहीं है इस बात की कि अगर जनता की लड़ाई लड़ने में लोगों गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाने के लिए या फीस वर्दी को कम करवाने के लिए या टोल टैक्स को हटवाने के लिए या पहाड़ियों में अवैध खनन को रुकवाने के लिए अगर मुझे हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं और इसलिए ये लोग मुझे रोकना चाहते हैं। एक बात और हम लोग साथ साथ करना चाहेंगे कि क्योंकि सूरजगढ़ विधानसभा का जो किसान है वो इसका रीढ़ माना जाता है और दूसरी तरफ जो आवारा पशु हैं उनसे भी काफ़ी परेशानियां इनके सामने होती हैं। आप किस तरह से इन समस्याओं का समाधान देखते हैं? देखिए, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खासकर बुहाना और बुहाना के आसपास के सारे गांव, हमारे लगभग 165 रेवेन्यू विलेज हैं। हर गांव के अंदर जो गौ माता जिसको कोई पालता नहीं है, जिसको छोड़ देता है, वो गोवंश भी खूब बड़ी संख्या के अंदर बुहाना की बनी में और अलग अलग गांवों के अंदर रहता है। और नीलगाय और ये तो अलग विषय हो गया, तो उससे खेती को बड़ा नुकसान होता है। मैंने पहले भी एक आंदोलन किया, उस समय की जिला कलेक्टर, आज मुझे ध्यान नहीं वो कहाँ है, मुग्धा सिन्हा जी, मैं आज आपके साक्षात्कार में भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं उनके पास गया कि हमारे ऐसी ऐसी समस्या है और हमें गायें जो गाय हैं वो भी मर रही हैं और हमारा किसान भी मर रहा है, तो उन्होंने मुझे स्पेशल लदान की परमिशन दी कि आप इनको किसी भी गौशाला के अंदर अगर भेजेंगे ज़िले में तो आपको कोई नहीं रोकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि गायों का लदान नहीं करना। हमने बुहाना में 5-7 हज़ार की संख्या में लोगों ने मिल करके विभिन्न ज़िले की गौशालाओं के अंदर उनको भेजा। हाँ, और फिर हमने एक गौशाला का निर्माण किया भीर के पास, सारे गांवों के लोगों ने लगभग उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए सब गांवों ने मिल करके चंदा किया और वो गौशाला बनाई। पर उस समय हमें ये नहीं पता था कि गायों की संख्या इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी कि वो गौशाला भी उस काम को रोक नहीं पाएगी। अभी इसका हमने सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट भी सोचा था उस समय, और उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के साथ हमने वो चीज़ उनके सामने भी रखी और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने ये कहा था कि साहब बुहाना बनी के चारों तरफ इसको गो सेंचुरी घोषित कर दो आप, गायें भी सुरक्षित रहेंगी, बनी भी सुरक्षित रहेगी और किसान भी सुरक्षित रहेगा।
और उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट भी किया था और ये भी कहा था कि निश्चित रूप से इसके ऊपर कुछ करेंगे, पर दुर्भाग्य से वो सरकार चली गई और ये कांग्रेस की सरकार आ गई। इस दौरान भी हमने पंचायत समिति की बैठकों में, जिला परिषद की बैठकों में विभिन्न समय सरकार को कहा, पर ये सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने से ही बाज नहीं आई, तो जनता की बात करती भी कहाँ से। पर अभी ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, 100% आ रही है राजस्थान में, और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व रहना है, तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है इसमें गौ माता का भी भला है। गाय हमारी माता है, हम उनके खिलाफ भी कुछ नहीं करना चाहते, पर किसान का भी जीवन हमें बचाना है। तो अगर दोनों का संरक्षण हमें करना है तो निश्चित रूप से बुहाना की बनी को गो सेंचुरी बनाना है। और एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि सूरजगढ़ की जो जनता है वो किस तरह से आप पर विश्वास करे, और आप ऐसे कौन से जो काम हैं जिनको आगे ले जा करके और अधिक ऊर्जा के साथ, जैसा आपने पिछले बताया कि मैंने इन कामों को अच्छे तरीके से किया है, उन सब के बारे में आप थोड़ा सा एक हम बताएं। देखिए, आज हम ये मानते हैं कि पूरा देश जो है उसमें युवाओं की संख्या सबसे बड़ी है। चूँकि मेरी 35 ईयर मेरी उम्र हुई है, 35 वर्ष का मैं हुआ हूँ, और मेरे मैक्सिमम युवाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध। हर गांव के खेल मैदान में मेरा जाना आना होता है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को देख करके कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद में भी सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 100 मीटर की एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। 400 मीटर की बात नहीं कर रहा, 100 मीटर की सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। अगर 100 मीटर की ट्रैक नहीं होगी तो हमारा जो बच्चा खेल की तैयारी करना चाहता है वो यहाँ तो मिट्टी में दौड़ेगा, पर जैसे ही झुंझुनू जाएगा, जयपुर जाएगा, उस ट्रैक के ऊपर वो उनके साथ कदम नहीं मिला पाएगा और वो फेल हो जाएगा। ये स्थिति हमारे बच्चे खेल में क्या, हमारे पास कबड्डी और कुश्ती सबसे ज़्यादा है, दोनों की मैट नहीं है, तो हमारा बच्चा यहाँ मिट्टी में तैयारी करेगा, वहाँ जाके फेल हो जाएगा। एक खेल का स्टेडियम नहीं है, कोई इंडोर स्टेडियम, कोई आउटडोर स्टेडियम, कोई चीज़ नहीं है। अब ये बड़ा दुख का विषय है कि इतने साल के बाद हमारा बच्चा अगर खेलेगा नहीं तो कैसे वो स्वस्थ रहेगा। तो पहला मेरा ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे पंचायत मुख्यालयों के जो खेल मैदान हैं वो उत्कृष्ट होने चाहिए। मैंने जिला परिषद का मेंबर रहते हुए भी खेल मैदानों पे जितना काम किया, मैंने शिलारपुरी के खेल मैदान में, गोट के खेल मैदान में, मुरादपुर के खेल मैदान में, आपका भिर के खेल मैदान में, मेघपुर पांतरौली के खेल मैदान में, और आपका पिचाणवा के खेल मैदान में, प्रत्येक खेल मैदान के अंदर ये प्रयास किया है कि हमारे युवाओं को अच्छी से अच्छी खेल की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पहला मेरा प्रोजेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा विषय युवाओं के लिए ये है कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की एक भी पीजी कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ बुहाना पूरे रीजन के अंदर कोई भी ITI कॉलेज नहीं है, और ना ही हमारे बच्चियाँ जो नर्सिंग की तैयारी करती हैं तो कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, खेल मैदान प्लस एजुकेशन, ये दोनों होगी तो हमारे बच्चे आसमान को छुएंगे। ये मेरे दिल में है कि हमें ये करना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें तो हमारा बुहाना, हम पर बैठे हैं आज, बुहाना का अस्पताल इस लेवल पे है कि अगर रात को कोई व्यक्ति गिर जाए और उसको अस्पताल में जाके पट्टी भी करवानी हो तो डॉक्टर नहीं मिलता है, और झुंझुनू हेडक्वार्टर से हम 60-70 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई बड़ा अस्पताल हमारे आसपास है नहीं। तो इस अस्पताल को, बुहाना का अस्पताल, सिंघाना का अस्पताल, पचेरी का अस्पताल, कुहाड़वास का अस्पताल, और बॉर्डर के लगते हुए जो गांव हैं उनमें भी, जैसे हमारे पथाना के अंदर भी PHC है ना, उधर चुड़ीना के अंदर भी PHC है। इन अस्पतालों में डॉक्टर हो, यहाँ की सुविधा अच्छी हो, और बुहाना का जो अस्पताल है वो उप जिला अस्पताल बने, ऐसी मेरा एक मन में मेरे इच्छा है कि हमें ये करना है। चिकित्सा हो गई, पानी की मैंने आपको पहले बताई कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी गांव के लोगों को नहीं मिलेगा तो जीवन स्तर ही नहीं सुधर सकता है हमारा, हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, आज पढ़ने के लिए हमारे पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स नहीं है, खेलने के लिए खेल मैदान नहीं है, चिकित्सा के लिए हमारे पास अस्पताल नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता में होंगी, और प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जनता को इन विषयों के लिए दुखी होना नहीं पड़े। एक और सवाल आपसे चलते चलते कि जब आप जिला कार्यकारिणी में थे, जिला स्तर पे आपने काम कर रहे थे, तो कुछ जो भाजपा नेता है उनको और आप रास नहीं आए, और देखने को ये लगता है कि भाजपा दो गुटों में बटी हुई है, एक पुरानी बीजेपी, एक नई बीजेपी।
और इस स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा और 2 टर्म रहा। एक बार में 3 वर्ष का कार्यकाल एक होता है, तो मैं 6 वर्ष लगभग युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा। मैंने दशरथ सिंह जी शेखावत के साथ भी काम किया जिले के संयोजक के रूप में, राजीव सिंह जी के साथ काम किया मैंने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में, और लास्ट टाइम में जो अभी पवन जी हैं इनके साथ भी लगभग 6 महीने मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा पार्टी का हरावल दस्ता होता है और सबसे आगे खड़ा होता है। मेरे पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता ये कहता था कि झुंझुनू जिले का युवा मोर्चा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। आज हमारा सौभाग्य है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी जी के साथ काम किया, उनकी टीम में मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, अशोक सैनी जी के साथ मैंने काम किया, बीच में लोकसभा विधानसभा के चुनाव जब थे उस समय निर्मल कुमावत जी के साथ भी मैंने काम किया। और इन सब के मार्गदर्शन में काम करते हुए हमें इतना सीखने को मिला कि भाजपा टुकड़ों में है, गुटों में है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो प्रातः स्मरणीय भी हम उनको कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ही गुट में है और वो उस गुट का नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रीयता के लिए काम कर रही है। यहाँ हाँ, थोड़ी ये जरूर हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा है, वो भी उसी पद को चाह रहा है, दूसरे कार्यकर्ता भी उसी पद को चाह रहा है, तीसरा कार्यकर्ता भी वही पद चाह रहा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, पर वो भी स्वस्थ। जैसे अभी हमारे यहाँ एक परिवर्तन यात्रा जो पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है वो आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने बैठ करके ये तय किया कि हम सब लोग मिलकर के एक आम सभा करेंगे और भव्य करेंगे और पार्टी सारी मिल के काम करेगी। कहीं दिक्कत नहीं हुई। हम लोग जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, अभी का जो विधायक हैं वर्तमान, पहले के जो विधायक और सांसद रहे हैं वो भी, मैं भी, और सारे कार्यकर्ता मिल करके हम एक ही सभा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। हम सब का मोटिव एक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद में पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। और हमें अब ये महसूस भी होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि थोड़े दिन पहले का हमने G20 का जो सीन देखा, जिसमें पूरी दुनिया के देश हमारे प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनकी बात को इतनी गहनता से सुनते हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया इनका मान रही है। इसका मतलब हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो गए हैं। इसलिए कोई छोटे मोटी कोई बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहीं छोड़ करके इस बात के लिए है कि 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 24 में मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बने। और उससे हमारे जो लोगों के काम, इस लूट और झूठ की कांग्रेस की सरकार जो 4.5 पौने 5 साल इसको होने को हो गए, अपने अंतिम सांस ले रही है। इसने जो किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, महिला अत्याचार और महिला उत्पीड़न में राजस्थान को बदनाम करके इन्होंने पूरे देश के अंदर रखा है, भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने बदनाम करके हमें रखा है, उसका बदला ये इस सरकार से राजस्थान की जनता लेगी। और उसमें सूरजगढ़ विधानसभा सबसे आगे खड़ा मिलेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बड़े अच्छे वोटों से जीत के जाएगा, ऐसी मेरी समझ है। तो ये थे सतीश जी गजराज और आपने सुना इन्हें। अब हमारी ऐसी न्यूज़ के लिए, खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं अपनी राय। धन्यवाद।